क्या है ये सब? राम जी, आप यहाँ? आप लोग एकत्रित होकर यहाँ पे क्या कर रहे हैं? साहब, हमारे गांव में बड़ी जाति के लोगों ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। आप शासन में हैं, आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। आप मेरे साथ अंदर आइए, बाकी लोग यहीं बाहर खड़े रहें। आइए। सिर्फ प्रणाम नहीं, साष्टांग प्रणाम करो। चलो लेटो। हमने सोचा कि आप भी आपके शिष्य की तरह झुकने से इनकार कर देंगे, किंतु अच्छा हुआ कि आप स्वयं ही लेट गए। हाँ, नहीं तो हम ये सोचते कि ये ना झुकने का संस्कार उस छोटी जाति के बच्चे को आप ही ने दिया हुआ है। मैं कुछ समझा नहीं। आप इतने मूर्ख भी तो नहीं है कि हमारी बातें आपकी समझ में ना आ सके। और क्या क्या सिखाया आपने उस छोटी जाति वाले आपके शिष्य को? कहीं आपका तात्पर्य भीमराव से तो नहीं है? हाँ, उसे हमने कम और परिस्थिति ने ज्यादा सिखाया है। मैं तो स्वयं भी कभी कभी उससे सीखता हूं। मैं उसे सिर्फ पढ़ाता हूं, वो मुझे सिखाता है। वाह, ऐसा गुणगान कर रहे हो उसका कि मानो वो कोई मनुष्य नहीं बल्कि कोई अवतारी पुरुष हो। महाराज जी, अब अवतार के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वो सबसे अलग है। इसीलिए तो आपने अपनी इज्जत दे दी उसको। कैसी इज्जत? आपका पदनाम अंबेडकर। कहीं गोद तो नहीं ले लिया उसे आपने? मतलब आपके बर्तन में खाना तो खिलाते होंगे आप उसे। चाहता तो हूं, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती। जाति के संस्कार इतने गहरे हो चुके हैं, उनसे बाहर निकल पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि उन छोटी जाति के लोगों के प्रति मेरे मन में कोई घृणा नहीं है। तो ऐसे क्यों नहीं कर लेते? आपके नाम के साथ सकपाल क्यों नहीं जोड़ देते? आपका प्रेम बराबर का हो जाएगा। महाराज, मुझसे कोई नाराजगी है क्या? नाराजगी नहीं, किंतु अफसोस है कि आप अच्छे बनने के लिए इन छोटी जाति वालों को बुरा बना रहे हैं। इसके लिए अगर आपको जाति से बाहर कर दिया जाए तो क्या करेंगे आप? महाराज, मैं एक शिक्षक हूं। आप मुझसे मेरा पद छीन सकते हैं, मेरा धन छीन सकते हैं, मेरी जाति छीन सकते हैं, लेकिन मुझसे मेरा मन नहीं छीन सकते, मेरा ज्ञान नहीं छीन सकते। मेरा काम है बच्चों को पढ़ाना, और मैं पढ़ाऊंगा।
आपका जो काम है आप कीजिए। रोकिए गुरुजी। तुम्हारी शिक्षा समाज को तोड़ने का काम कर रही है अंबेडकर। तुम उन लोगों को बरगलाकर उन्हें खुश करने वाली बातें करके अपने आप को महान बनाने की कोशिश कर रहे हो, किंतु याद रहे कि ऐसा ही चलता रहा तो सब के सब कुचले जाएंगे और उनके साथ तुम भी। सदियों से कुचले ही तो जा रहे हैं वो लोग, लेकिन अब मुझे लगता है जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा होगा इस कुचलने पे अंकुश जरूर लगाएगा। गलत लग रहा है तुम्हें। वो अगर ऐसे ही रहा तो वो बच्चा और उसका बाप दोनों मिट जाएंगे, कोई जान नहीं पाएगा। महाराज, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में भीमराव को रोकने वालों को कोई याद भी नहीं रखेगा। लेकिन अगर ये बच्चा ऐसे चलता रहा तो एक दिन इतिहास जरूर रचेगा, और ये इतिहास मेरी वजह से नहीं, अपने पिता की वजह से रचेगा, क्योंकि उसके पिता एक शिक्षक की तरह उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं, उसे बड़े प्यार और सूझबूझ से बता रहे हैं समाज से अपने हक की लड़ाई कैसे लड़नी है, कैसे एक एक कदम आगे बढ़ाना है। आज्ञा दीजिए। इसका भी पानी बंद कर दो। आपके कुएं से पानी लेने पर इसे रोक लगा दो, ताकि ये भी जान जाए कि धर्म और समाज के कार्य में रोड़ा अड़ाने वालों की सहायता करने का परिणाम क्या होता है। जो आज्ञा महाराज। अब से इसका पानी भी बंद। देखो राम जी, आप खुद शासन व्यवस्था में रह चुके हो। शासन हमेशा शांति चाहता है, और शांति के लिए कई बार हमें न्याय से समझौता करना पड़ता है। राम जी, ये पूरा मामला प्रशासन का कम और समाज का ज़्यादा है, इसलिए प्रशासन की और अपनी व्यवस्था को समझो और यहाँ से जाओ। इसका फैसला समाज ही करेगा। मेरी मानो तो शांति से कुछ दिन किसी तरह पानी की व्यवस्था कर लो। जो शक्तिशाली है उसकी सत्ता स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब खुद ताकतवर बनोगे तो सत्ता अपने आप आ जाएगी, फिर जो चाहो कर लेना। साहब, एक कहानी सुनाए। मैं समाधान की बात कर रहा हूँ और तुम कहानी सुनाने की बात कर रहे हो। सुन लीजिए। एक आदमी था, उसका एक बेटा था, दोनों ही हमारी जात के थे। उस गांव में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने ऐसी ही समस्या निर्माण की थी। फिर उस आदमी के बेटे ने अपनी जाति के एक एक आदमी, औरत, बच्चे, सबका नाम लिखकर बड़ी जाति के लोगों के पास चला गया और उन्हें एक एक नाम पढ़कर सुनाया और कहा, चाहे जो भी हो जाए, हम झुकेंगे नहीं, ये गांव नहीं छोड़ेंगे। साहब, उस बच्चे के शरीर पर कोई वर्दी नहीं थी और उसकी उम्र भी बहुत कम थी, लेकिन उसके पास क्या था पता है, जिसने उसे इतना हिम्मती बनाया? वो था उसका विश्वास, क्योंकि वो न्याय के साथ खड़ा था और आप थाने में होकर अन्याय के साथ खड़े हैं। अब आपसे कोई अपेक्षा ही नहीं बची। हम अपना देख लेंगे और हम तब तक इंतजार नहीं करेंगे जब हम शक्तिशाली बने, हमारे हाथ में सत्ता आए, तब हम कुछ कर ले। और देख लीजिए साहब, शासन शक्तिशाली लोगों के लिए नहीं
बल्कि कमजोर लोगों के लिए ज्यादा जिम्मेदार है। फराज साहब, कहानी में जो बाप था वो मैं हूं, और जो बेटा था वो मेरा बेटा है, भीमराव। साहब, विश्वास नहीं हो रहा है कि आप मेरे बाबा को सम्मान देने आए थे, लेकिन आज जब मेरे बाबा अपने सम्मान की बात करने आए हैं तो आप एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे, जबकि आपको ये वर्दी, ये ओहदा लोगों के सम्मान की सुरक्षा के लिए दिया गया है। चलो। भाऊ, क्या हुआ? क्या बोले साहब? वापस चलिए। आपके बर्तन बजाने से इन्हें आपकी जरूरत की आवाज सुनाई नहीं पड़ेगी। चलिए चलिए चलिए। अरे दीदी, रोइए मत। देखिए सब कुछ ठीक हो जाएगा, रोइए मत। और आप लोग भी डरिए मत, वो लोग गए हैं ना। देखिए अंग्रेजी शासन हमारी मदद जरूर करेगी। हाँ, देखना आप, वो हमारे कुएं साफ करवाएंगे, और जब तक हमारे कुओं का पानी पीने लायक नहीं होता है ना, तब तक उनके कुएं भी हमारे लिए खुले कर देंगी। हाँ, आप चिंता मत। बाबा आ गए। क्या? क्या कहा उन लोगों ने? बताइए ना। उन्होंने कहा वो हमारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने सबसे गलत बात तो ये कही कि शांति बनाए रखने के लिए कई बार अन्याय का साथ भी देना होता है। जब वो शासन में बैठकर गलत और अन्याय का साथ देंगे तो उनके होने का क्या फायदा? तो अब हम सब क्या करेंगे भीमराव? काकी, रोइए मत। उन्होंने कहा है कि शासन से ज्यादा समाज का मसला है, तो हमारी आगे की लड़ाई भी अब सामाजिक संघर्ष ही होगी। लेकिन संघर्ष का मतलब हिंसा नहीं। क्या आप सब लोग आगे संघर्ष करने के लिए तैयार हैं? हाँ भीम, जैसा तुम कहोगे हम सब वैसा ही करेंगे। इसके लिए हम सब तैयार हैं। क्यों भाई, तैयार हो ना? हम सब तैयार हैं। तैयार हैं। किस सामाजिक संघर्ष की बात कर रहा है तू? और किस चीज के लिए इन्हें तैयार कर रहा है अब? यहाँ से बाहर चलो, वहाँ पे अपना बोरा बिछाओ, वहाँ से दूर से देखो। भाई तुम भी ऐसे लड़ जाओ, ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले। ये क्या बदतमीजी है? गुरुजी कहते हैं कि पढ़ना है तो बाहर खड़े रह के पढ़ो, लेकिन वहाँ से ना सुनाई देता है ना समझ में आता है। सब बच्चे मेरे साथ कक्षा से बाहर खड़े रह के पढ़ेंगे या मैं भी भीतर बैठ के पढ़ूंगा? मैं कुछ पूछ रही हूँ, बताओ। आई, बाबा मुझे हमेशा समझाते आए हैं कि मुश्किल हालात में अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है, और ऐसे हालात में हमारा संघर्ष देखकर सामने वाले की आदतें कमजोर पड़ जाती है, और वही मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ।
ऐसा मैं सोचता हूँ। आप लोग क्या सोचते हैं वो बताइए। इस बच्चे की बात सही है। जिन कुओं में मरा हुआ जानवर डाला गया है, उन कुओं के पानी को वापस पीने लायक बनाने के लिए जो कर सकते हैं वो सब हम करेंगे। और तब तक हम पानी के अन्य जगहों को ढूंढकर, यानी कि तालाब वगैरह से पानी लाकर अपनी जरूरत पूरी करेंगे। भीमराव सही कहता है, हम वैसा ही करेंगे। क्यों भाइयों? हाँ हाँ, हम वही करेंगे। अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, घुटने नहीं टेकेंगे। नहीं टेकेंगे। हम लड़ेंगे। चींटियां, इन चींटियों के जीवन से बहुत कुछ सीखना चाहिए मनुष्य को। इतना कम वजन होने के बाद भी कितना ज्यादा वजन ढो लेती हैं ये चींटियां। रास्ते चाहे जैसे भी हो, किंतु अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच ही जाती हैं चींटियां। जी महाराज। महाराज जी, महाराज। क्या हुआ चेतन, परेशान क्यों है तू? सेठ जी, महाराज जी, वो छोटी जाति के लोग हैं ना, वो अंग्रेजी अधिकारी से मिलने गए थे। और जब उन्होंने उनकी मदद नहीं की तो अपने मोहल्ले में आपस में सलाह करके उन्होंने फैसला किया कि जल के अन्य स्रोतों से पानी ले आएंगे। यहां नहीं मिला तो कहीं दूर चले जाएंगे, थक जाएंगे, थक के मर जाएंगे, लेकिन पानी जरूर लाएंगे। और ये सारी तरकीबें सुझा कौन रहा है? सेठ जी, वो पिद्दी भीमराव और उसका वो बाप रामजी सकपाल। तुम्हारे बात की सत्यता क्या है कि वो लोग ये सब कुछ सोच रहे हैं? महाराज, वो तो मैं उस बस्ती से गुजर रहा था तो मैंने चुपके से सारी बातें सुनी। एक थप्पड़ लगाओ इसे। जी। आज्ञा का पालन हो। जी। आप ऊंची जाति के होने के बाद भी छोटी जाति के लोगों की बात छुप कर सुनते हैं। यही तो आपकी कमजोरी है। हमेशा याद रखे कि अपनी वर्ण व्यवस्था में तुम्हारी जाति कौन सी है और दूसरी जातियों के सामने उसकी हैसियत क्या है। अपनी हैसियत को तुम भूल गए, इसीलिए उन लोगों ने अपनी हैसियत बढ़ाने की जरूरत की है। क्षमा करें महाराज। अब वो लोग अन्य स्रोतों से पानी ले जाने की कोशिश करेंगे। जहां जहां से पानी मिलता है उस हर जगह से पानी ले जाने के लिए हमें उन्हें रोकना होगा। हमारे गांव में जो छोटे मोटे तालाब हैं, जहां पे ऊंची जाति के लोग नहीं जाते, उस हर तालाब में गंदगी मिला दो, कूड़ा फेंक दो। आसपास के गांव के ऊंची जाति के लोगों को बता दीजिए कि वो उनके गांव के छोटी जाति के लोगों को ये कहे कि सातारा से आने वाली छोटी जाति के लोगों की मदद ना करे, और अगर उन्होंने मदद की तो उनके कुएं और तालाबों में जानवरों को मार के डाल देंगे। शांति से रहना है तो सातारा के छोटी जाति के लोगों की मदद ना करें। सारी ताकत लगा दो, जीना हराम कर दो उनका। ये कहकर गया था ना वो बच्चा कि इस गांव से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। सब के सब जाएंगे। इतिहास गवाह है, कस्बे के कस्बे, गांव के गांव खाली करवा दिए हैं हमने। ये सब भी खाली हो जाएंगे। जी महाराज।